करीब 5 साल बाद अचानक से बेटे बहू को दरवाजे पर देख ममता जी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उनके चेहरे पर ना बेटे बहू के आने की खुशी थी और ना ही आंखों में चमक। ममता जी का पूरा चेहरा निर्जीव पड़ चुका था। जब ममता जी अपने कमरे में चली गई तो माँ का रवैया देख जीत हैरान हो गया कि इतने सालों बाद हमें देखकर भी माँ ने ऐसा क्यों किया। तो दरवाजे पर खड़ी उनकी बहू रीमा ने अपने पति जीत से कहा, देख लिया ना अपनी माँ को। 5 सालों के बाद बेटे बहू को देखकर भी उनके चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं दिखाई दी। मैं कहती थी ना, जलते हैं तुमसे तुम्हारे माँ बाप। उनका सारा प्यार बस अपनी बेटी के लिए है। जीत को ममता जी के खिलाफ चढ़ाते हुए रीमा बोली। रीमा की बात सुन और माँ को उसके आने की खुशी ना देख जीत बौखला उठा और गुस्से में बैग पटककर सीधा ममता जी के कमरे में गया, जहां ममता जी अपने पति सपन जी के पैरों की मालिश कर रही थी। जीत अपनी इतनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे विश्वास था कि 5 सालों के बाद माँ उसे देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो माँ ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। ऊपर से सपन जी। जैसे ही सपन जी पर जीत की नजर गई वह चिल्ला उठा, पापा, माँ की तरह आपको भी मुझे देखकर शर्म आ रही है क्या, जो लगातार ऊपर देखे जा रहे हैं? एक नजर कम से कम मेरे ऊपर भी डालो। पूरे 5 साल बाद आया हूँ, इस घर में मेरी शक्ल भी नहीं पसंद है क्या आपको? जीत गुस्से में अपने पापा से बोल पड़ा, लेकिन सपन जी चुपचाप एकटक छत को निहारे जा रहे थे। ये देख जीत का गुस्सा और भी बढ़ गया। तभी पीछे से रीमा भी आ गई। सास ससुर की हरकतों से रीमा चिढ़ते हुए जीत से बोली, देख लिया जीत, ये हैं आंख के अंधे और कान के बहरे, देखकर भी दिखाई नहीं देता, सुनकर भी सुनाई नहीं देता। माँ जी से तो ज्यादा ड्रामेबाज पापा जी निकले। देखो कैसे चुपचाप छत निहार रहे हैं। बस यही एक काम रीमा को बहुत अच्छे से आता था कि वह टाइम टाइम पर जीत के गुस्से को हवा देती थी, आग में घी डालने का काम करती थी। माँ बाप की उपेक्षा भरी निगाहें जीत बर्दाश्त नहीं कर पाया और पास में रखा हुआ कांच का गिलास उठाकर पटक दिया। जानबूझकर उसने ऐसा किया कि माँ और पापा दोनों उसे देखें। सपन जी ने तो नहीं देखा, लेकिन ममता जी ने बड़े ही शांत स्वर में जीत से कहा, जीत, यहाँ नाटक मत फैलाओ, चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ माँ, मुझे पता है, अब उन्हें सारी बीमारी हो जाएगी और 1 आध घंटे में तुम्हें भी कोई न कोई बीमारी पकड़ ही लेगी, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ ना। देखो जीत, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। यहाँ खड़े होकर अपनी फालतू की बकवास मत करो। फालतू बकवास मैं कर रहा हूँ माँ? आपको क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है कि मैं यहाँ बैठकर फालतू बकवास करने आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ। अच्छा, कौन सा काम बताओ? माँ जी, आप तो ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं है कि जीत किस बारे में बात कर रही हैं। तभी बीच में बोल पड़ी रीमा। रीमा की बात सुन ममता जी ने धीरे से कहा, बहू, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे पति से बात कर रही हूँ। माँ जी, मेरा पति आपका बेटा भी तो है। व्यंग में हंसते हुए रीमा बोली, नहीं बहू, मेरा बेटा था। जिस दिन मैंने इसकी तुम्हारे साथ शादी की उसी दिन ये तुम्हारा पति बन गया। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसकी जिंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की आई। तुम्हारी जैसी से क्या मतलब है? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें क्या दिक्कत है रीमा से? जीत की बात सुन दुखी होते हुए ममता जी ने कहा, अच्छा बेटा, तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है तुम्हारी पत्नी की हरकतों के बारे में, कि क्या किया था तुम्हारी पत्नी ने ससुराल में आते ही, और नई नवेली पत्नी को पाकर तुमने क्या किया था हमारे साथ, सब भूल गए? कहते हुए ममता जी ने प्रश्न भरी नजरों से जीत की ओर देखा। भला जीत कैसे भूल सकता है? भूली तो रीमा भी नहीं थी और ना ही ममता जी। 5 साल पहले जब रीमा इस घर में बहू बनकर आई थी तो शादी के दूसरे दिन ही ससुराल में सुबह सुबह जैसे आम बहुएं नहा धोकर अच्छे से साड़ी सूट पहनकर निकलती है, रीमा बिल्कुल उससे विपरीत हॉट पैंट और एकदम हल्का सा टी-शर्ट पहनकर निकल गई, किसी कुंवारी लड़की की तरह। घर में अभी सारे रिश्तेदार मेहमान थे। अचानक नई नवेली दुल्हन को
हाफ पैंट में नाभि के ऊपर शर्ट में देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। मेहमानों से भरा हुआ था पूरा घर और रीमा सबके सामने आकर सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठ गई। पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार वहां बैठे सुबह की चाय पी रहे थे। सपन जी तो बहू को ऐसी हालत में देखकर शर्म से नजरें नीचे किए हुए तुरंत बाहर चले गए। जितने भी लड़के थे, बच्चे थे, सब चुपचाप बाहर निकल गए। औरतों ने अपने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और ममता जी लगातार हैरानी से टकटकी लगाए रीमा को देखे जा रही थी। पूरी नंगी टांगे दिख रही थी, आधा पेट दिख रहा था, पूरा बाजू दिख रहा था। ममता जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रही है। तभी ममता जी की बेटी आकर धीरे से अपनी माँ से कहती है, माँ, ये भाभी ने क्या पहना है? आप कुछ बोलो, इतने सारे मेहमान उन्हें देख रहे हैं। तब जाकर ममता जी को होश आया। उन्होंने तुरंत ही थोड़ी कड़क आवाज में रीमा से कहा, बहू, ये क्या पहना हुआ है तुमने? अभी रीमा कुछ बोले उससे पहले ही जीत बोल पड़ा, कपड़े हैं माँ, दिखाई नहीं दे रहा है? क्या है ये कपड़े? गुस्से में गरजती हुई ममता जी जीत को देखते हुए बोली, हाँ तो क्या है माँ, कपड़े ही हैं। और रीमा शुरू से ऐसे ही कपड़े पहनती आई है। साड़ी सूट पहनना उसकी बस की नहीं है। तो ठीक है बेटा, साड़ी ना सही सूट पहन ले, लेकिन ये कपड़े? अब रीमा भी बोल पड़ी, माँ जी, क्या बुराई है इन कपड़ों में? दिखाई क्या दे रहा है मेरा जो इन कपड़ों में बुराई नजर आने लगी आपको? देखिए माँ जी, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ। शुरू से अकेली हॉस्टल में रही हूँ, जॉब करती हूँ, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मैंने कभी भी अपने ऊपर कोई बंधन नहीं रखा है, इसलिए ये बंधन ससुराल में भी नहीं रखूंगी। आप सोचो कि मैं साड़ी या सूट पहन लूं, तो वह मेरे बस की बात नहीं है। मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, मैं इसी में कंफर्टेबल रहती हूँ। रीमा ने मुंह खोला तो सरपट जो मुंह में आया बोलती चली गई। एक के बाद एक झटके लग रहे थे ममता जी को। एक तो बहू ने ऐसे कपड़े पहन के सारे रिश्तेदारों के सामने आकर खड़ी हो गई, दूसरी कैंची की तरह जबान भी चला रही है। अब सारी औरतें आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। ममता जी ने इतनी जिल्लत अपनी जिंदगी में कभी नहीं झेली थी। उन्हें अपनी इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि मन किया धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। जितने भी रिश्तेदार में औरतें थी, सब में बातें होने लगी। कोई तो रीमा को ऐसे देखकर मुस्कुरा रही थी और कोई ऊपर से नीचे तक ऐसी निहार रही थी जैसे कोई शोपीस हो। लेकिन रीमा को कोई असर नहीं पड़ रहा था। ममता जी तुरंत ही जीत से बोली, जीत, वो तो नई नई आई है, उसे नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में। और ये गांव है, शहर नहीं, ठीक है? माना कि बहू साड़ी नहीं पहन सकती है, ना सूट पहन सकती है, लेकिन कम से कम जो कपड़े पहने उसे पूरा तो पहन ले, बदन तो ढक ले पूरा। ये क्या अर्धनग्न अवस्था में घूम रही है? बताओ, इस घर में लोग हैं, तेरे पापा हैं, जवान बेटी है, इन सबके सामने बहू ऐसे रहेगी? मैं अपनी बेटी तक को ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती भाई बाप के सामने, और बहू को ऐसे कपड़े पहनाकर घर में घुमाओ, बिल्कुल भी नहीं। अभी के अभी तो इसे ले जा यहाँ से और ढंग के कपड़े पहनाकर ला, लगभग आदेश देते हुए बोल पड़ी ममता जी। ममता जी का इतना बोलना था कि रीमा तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं अपने आप से कोई समझौता नहीं कर सकती। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ। ये लाज शर्म हया नजरों में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। और अगर आप मेरे ऊपर इतनी पाबंदी लगाएंगी तो मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। अब भला कौन सी सास 24 घंटे की आई हुई बहू का इतना बर्दाश्त करेगी? 24 घंटे के अंदर में ही तो पूरे गांव समाज की औरतों के सामने उसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, और अब जबान लड़ाकर बच्ची खुची कसर भी निकाल रही है। भला कितना कोई बर्दाश्त करेगा? कौन सी सास बर्दाश्त करेगी? जो ममता जी करे। इसलिए ममता जी ने भी गुस्से में बोल दिया, तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारी जैसी बहू की कोई जरूरत नहीं है जो 24 घंटे में घर की इज्जत का नाश कर दे। जो 24 घंटे भी घर की इज्जत संभाल नहीं सकती, वो भला पूरी जिंदगी क्या संभालेगी? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जैसे रहना है रहो, लेकिन आज के बाद वापस मेरे घर में कभी अपने कदम मत रखना।
बस माँ, बहुत बोल दिया आपने। रीमा आपकी बहू है तो मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती सबके सामने। अच्छा बेटा, 24 घंटे भी नहीं हुए तेरी पत्नी को आए हुए इस घर में। उसकी इतनी इज्जत हो गई कि तेरे बाप दादा की बनाई हुई इज्जत, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई तेरी नजरों में। देखो माँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। जब आपको रीमा ने साफ साफ बता दिया कि वो गांव में नहीं रही है, ना ही साड़ी सूट पहन सकती है, वह जो पहनती है वो ही पहनेगी। ममता जी हैरान थी। उन्हें लगा कि बेटा उन्हें समझेगा, लेकिन यहाँ वह अपनी पत्नी के रंग में बुरी तरह से रंग चुका था। सही गलत का उसे बिल्कुल एहसास ही नहीं था कि तभी कमरे में से लोअर टी शर्ट पहने रीमा अपना बैग लेकर बाहर आ गई और जीत से बोली, जीत, मैं जा रही हूँ। आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं अकेले भी चली जाऊंगी। जीत निकला जोरू का गुलाम। उसने एक बार भी रीमा को समझाने की कोशिश नहीं की और तुरंत ही अंदर कमरे में जाकर अपना बैग लेकर आया और चल पड़ा रीमा के साथ। ना एक बार ममता जी की ओर देखा और ना ही सपन जी को। ममता जी आंखों में आंसू लिए बेटे को जाता हुआ देखती रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा गलत का साथ देते हुए इतना बड़ा कदम उठा लेगा। अभी घर में शादी की रस्में भी पूरी नहीं हुई थी। बहू की मुंह दिखाई भी बाकी थी और बहू घर छोड़कर चली गई थी। पल भर में हंसता खेलता परिवार बिखर गया। कहाँ बेटे की शादी की खुशी की तैयारी 6 महीने से सपन जी और ममता जी कर रहे थे। कहाँ बहू के आते ही ऐसा तांडव हुआ कि पूरा घर ही बिखर गया। सपन जी को बेइज्जती का ऐसा तमाचा मिला कि उन्होंने बेड पकड़ लिया। बेटे के घर छोड़कर चले जाने से और पति के बेड पकड़ लेने से ममता जी टूट चुकी थी। कोई भी उनके आगे पीछे नहीं था। ले देकर एक बेटी थी जो ससुराल के साथ साथ माँ बाप की देख रेख भी करती रहती। ममता जी अब बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी थी। ना बाहर निकलती, ना कहीं घूमने जाती, ना टहलने जाती, ना कोई सामान लेने जाती। बस दिन रात पति की सेवा करते हुए खुद को घर में बंद कर लिया था। उन्हें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। गांव समाज में क्या मुंह दिखाती, इसका डर था। इसके चलते ममता जी के बेटी को ससुराल के साथ साथ माँ बाप की देखभाल भी करनी पड़ती थी। घर का जो सामान नहीं रहता देखकर याद से लेकर आती। खाने पीने की चीज, माँ बाप की दवाई, सब कुछ लाकर रखती थी। बेचारी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि माँ बाप को किसी भी चीज की कमी ना होने पाए, लेकिन इधर ममता जी ने अपनी जिंदगी पूरी तरह से खत्म ही समझ लिया था। इसलिए उनके पास जो कुछ भी था, पैसे, गहने, प्रॉपर्टी, सब कुछ उन्होंने बेटी के नाम कर दिया। क्योंकि जीत को गए 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में जीत ने एक बार भी घर की ओर मुड़कर नहीं देखा। कोई खोज खबर नहीं ली, एक फोन तक नहीं किया, ना ही अपने रहने का कोई ठिकाना बताया था। यहाँ तक कि रीमा के कहने पर उसने अपना नंबर भी बदलवा लिया। किसी को उसका फोन नंबर तक नहीं पता था। तो ऐसे में बेटे के लिए क्या आंसू बहाना। इसलिए ममता जी और सपन जी अपनी जिंदगी बेटी के सहारे गुजार रहे थे कि अचानक ही 5 साल के बाद बेटा बहू घर आ गए अपना हक लेने के लिए। जाने उनके कान में कैसे भनक लग गई कि ममता जी और सपन जी ने अपना सब कुछ बेटी के नाम कर दिया है। बस उसी की लड़ाई लड़ने यह दोनों फिर से आ गए थे। 5 सालों के बाद अभी भी जीत के स्वभाव में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था। उसके तेवर पहले के ही जैसे थे। वो पहले की तरह सपन जी को बेड पर पड़ा हुआ देख उन्हें नौटंकी बाज कह रहा था, बीमारी का नाटक बता रहा था। तो ममता जी ने जीत से कहा, जीत, तुम जहाँ से आए हो वहाँ चुपचाप चले जाओ। यहाँ पर शोर शराबा मत करो। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। माँ, चला जाऊंगा, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। मेरा हक मुझे दे दो, मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। पहली बार ममता जी ने जीत को देखा। उसकी आंखों में साफ साफ बेशर्मी दिखाई दे रही थी। माँ बाप के प्रति थोड़ी भी हमदर्दी नहीं थी। माँ को अपनी ओर घूरता हुआ देख जीत बेशरम की तरह बोल पड़ा, घूर क्या रही हो माँ? गलत कह रहा हूँ क्या मैं? मेरा हक दे दो, मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। उठाओ अपने पति को। बहुत नाटक कर लिया उन्होंने अपनी बीमारी का। उनको बोलो मेरा हिस्सा दे दे।
मैं उसे बेचकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब ममता जी को जीत के ऊपर गुस्सा आया। अब तक उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा था, लेकिन पति की बीमारी को जब जीत ने नाटक बताया तो ममता जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि पिछले 5 सालों से वह अपनी पति की बीमारी को लेकर झेल रही थी। ममता जी ने एक जोरदार थप्पड़ जीत की गाल पर लगाया और गरजते हुए बोली, शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुझे पैदा किया, तेरे जैसे राक्षस को, जो अपने माँ बाप की बीमारी को बहाना बता रहा है, नाटक बता रहा है। अरे पापी, तेरे ही सदमे का असर है, जो तेरे जाते ही मेरे पति अपाहिज हो गए, 5 सालों से बेड पर पड़े हैं। तुझे कैसे पता चलेगा? तू तो हाफ पैंट वाली के चक्कर में पीछे पीछे घूम रहा था ना। उस समय तो तुझे माँ बाप की याद नहीं आई, जब पूरे गांव में, समाज में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई। तब तुझे माँ बाप की याद नहीं आई। जब अपनी इज्जत और अपने बेटे को जाता देख सदमे में तेरा बाप बेड पकड़ लिया, तब तुझे माँ बाप की याद नहीं आई। आज प्रॉपर्टी के चक्कर में तुझे माँ बाप की याद आ गई। अरे तू तो हमारे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तू ये घर छोड़कर गया था। अब हमारा कोई बेटा नहीं है, बस एक बेटी है जो मायके और ससुराल दोनों संभाले हुए है। हमने सब कुछ उसके नाम कर दिया है और देखती हूँ कि किसकी हिम्मत है जो मेरी बेटी को या इस घर को हाथ भी लगा सके। दम है तो लेकर दिखा सब कुछ। फिलहाल तो अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि तुम दोनों मेरी आंखों के सामने से चले जाओ और जिंदगी में दोबारा कभी अपना मुंह मत दिखाना। कहते हुए ममता जी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। जीत और रीमा को जैसे ही पता चला कि माँ बाप ने सब कुछ बहन के नाम कर दिया, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला, और माँ इतने गुस्से में थी कि दोबारा पलटकर उनसे बात भी नहीं करेगी। तो प्रॉपर्टी की बात तो बहुत दूर है। अब जीत और रीमा के पास वापस जाने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ अब उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। वो अपना छोटा सा मुंह लेकर जहाँ से आए थे वहीं वापस लौट गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।